बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में इसकी दास्तान हयात को सुना और सोचा कि इसे कारीन तक पहुंचाऊं। जहन और दिल पर बोझ सा है। इसकी कहानी इसी की जुबानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया। अब वो मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था ही नहीं। मुझे एक दरमियानी उम्र के रिक्शे वाले के साथ ब्याह दिया गया। मेरे तो गलियों में सहेलियों के हमरा खेलने के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मिठाई भी आएगी तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तस्वुर से ही बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भरकर खाना खाया। मेरे मेके में तो गुर्बत का राज था। अब्बा किसी तरह मांग तांग कर दो रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते। वही रात गुजारने के लिए काफी था। खैर मुझे शादी के फौरन बाद पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। शोहर का रिक्शा खराब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जबकि मेरी तलबे खुराक बढ़ी तो मैं दो रोटियों के टुकड़ों में से ताजा टुकड़ा निकाल कर खाती। कुछ हमदर्द लोगों पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीजें और दूध दे देते। जो रिक्शे में से बचत होती किराया मकान दे देते। किराया मकान ना देते तो मालिक मकान सामान बाहर फेंकने की धमकियां देता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। मेरे दुखों में इजाफा होता और मैं कई बार मरने के बारे में सोचती। सोच सोच कर जहन माफ हुआ जाता कि कैसे गुजारा करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बे औलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तड़पती और रोती, खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध तो पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश मैंने क्या करनी थी, मुझे खुद कौन सा कोई अक्ल समझ है। माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मांग तांग कर गुजरने लगे। रिक्शा कभी खराब होता और कभी ठीक होता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद आप जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची चली जाओ, वहां कारोबार भी मिल जाएगा और बच्चों का दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने मुखय्यर हजरात हैं, इनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक और चिराग जलने वाला है। खैर से मैं फिर उम्मीद से थी। इसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों ने वहीं बैठे सोचा कि इनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते, घर भी रखने को तैयार होते। लेकिन अब ये जो फैमिली में इजाफा हो रहा है, इसके जिम्मेदार डॉक्टर लोग हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तसल्लियां भी देती रही और मिलने वालियां भी समझाती रही कि आप खानदानी मंसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह इस दुनिया में आती है, इस खुदा इसके खाने और परवरिश की जिम्मेदारी भी ले लेता है। लेकिन मैं अपने हालात का जिम्मेदार किसे ठहराऊं। बहुत ही दर्दनाक बातें उसने सुनाई। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात को यूं भी नहीं आती थी। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या क्या तवक्कुआत रखते हैं। कई तरह के ख्यालात जहन में आते, ये कर दें या वो कर दें। मुझ हकीर से जो बन सका सो किया, मगर इसे तो दवाएं भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूध, अच्छी ग़िज़ा सब चाहिए। कुछ सोचकर मैंने इससे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रहनुमा लेडीज क्लब सदर लेडीज क्लब, जो बहुत दर्दमंद दिल रखती हैं और नाम है बेगम फर्रुख मुख्तार साहिबा, इनके पास ले जाती हूँ। तुम एक दो साल, जब तक तुम्हारा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, उनकी सरपरस्ती में रहो। वहां सब तरह की पनाह मिलेगी। शोहर आपके किसी सराय में रह लेंगे। इसी तरह मेरी कुछ दोस्त और अजीज भी रखने को तैयार हैं। अचानक इसके आंसू बंद हो गए और कहानी भी खत्म हो गई। हमने सोचा किसी का सर्वेंट क्वार्टर खाली हो तो इसे वहीं जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी। हम समझे राजी हो गई है। वो दिन और आज का दिन, वो लेडीज पार्क में कभी नहीं आई। बस मेरे पास इसका फोन नंबर मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि इसके मसाइल कम हो जाएं, लेकिन इसके लिए दिल बेचैन रहता है। आप लोग मुझे बताएं कि दर्द दिल का क्या करूं।